Guys, am I audible? Yes, sir. चलो, so as I told you, last time हम लोगों ने मेरे ख्याल से भाई जो है ना, हाँ, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ वाली सारी चीजें कर दी। मैंने बताया भी था कि इस लेक्चर से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। ठीक है। अभी एक टर्म इंट्रोड्यूस भी करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, एंट्रोपी। चलो, सो पहले बात कर लेते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो आप, बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, कोई भी चीज नई जो आप पढ़ते हैं, है ना, तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज बता रहा था। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी लिखा था। ठीक है। अगर तुम फर्स्ट लेक्चर के नोट्स देखोगे ना, तो उसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक नोट लिखा होगा। कैन यू सी योर नोट? चेक कर लो बेटा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए नोट लिखाया होगा। इट डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। क्या मिला क्या? हाँ। सो अब बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हमको पता चली, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो पहले आप देखो लिमिटेशंस क्या क्या लिखी हुई हैं, हेडिंग तो आप डाल ही लेना बेटा, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब पहला लिमिटेशन क्या बोलता है? इट गिव्स डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्सॉर्ब एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इन अ गिवन प्रोसेस। हम लोगों ने ये सब खूब किया हुआ है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक, सब के लिए हमने किया हुआ है। अब इसमें ये कहता है, अच्छा वो अगर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस, डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने लिखा हुआ था। ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था अपना। ठीक है। तो अब इसमें वो क्या कह रहा है कि बट इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, जहां पर भी ये डायरेक्शन वर्ड आएगा ना, ये आपको बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस के बारे में बात करेगा, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पे आते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, energy of an isolated system remains constant during a specified change of state, but it does not tell whether that specified change, including a chemical reaction, can occur spontaneously, that is whether it is feasible or not। फिर से वही बात है, कोई प्रोसेस मतलब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो, मान लीजिए हमने लिखा N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस, ये हेबर प्रोसेस है, अपने को मालूम है अमोनिया बनाने का। ठीक है। अब ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फीजिबल है कि नहीं है। ठीक है। एनर्जी चेंज का आइडिया मिला हमें, राइट, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ये पता चला, बट प्रोसेस फीजिबल है कि नहीं है, ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता रहा है। समझ में आई बात बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। ठीक है, कि जो एनर्जी इनिशियल है दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, बट प्रोसेस फीजिबल होगा या नहीं होगा ये नहीं बताता है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। सब में तुम उसी तरह से देख सकते हो बेटा, ये तीनों आप लिख लो। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करके।
लिख लिया बेटा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेटा बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में मिलेंगी, जो इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं, बट सेकेंड लॉ थोड़ा सा जब एंट्रोपी वाला टर्म आता है तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको इसमें भी चीजें समझ में आए, तो अच्छे से फोकस्ड वे में देखना, नहीं तो क्या है बाद में फिर एंट्रोपी वाला पार्ट समझने में मुश्किल होती है, फिर आप केवल फॉर्मूलाज रट के काम चला लेते हैं। लिख लिया बेटा? यस सर। लास्ट वाला जो लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अनदर फॉर्म, दैट इज ओके, वो तो सामने दिख रहा है, बट इट डज नॉट टेल दैट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग सम चेंज एल्सवेयर। देखो ये अभी बहुत ज्यादा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेट मी टेल यू, कार्नोट साइकिल बोलते हैं हम लोग, तो अभी मैं इस पे आऊंगा आप, ठीक है, फिर ये थर्ड वाला पॉइंट भी आप समझ पाओगे अच्छे ढंग से। चल अब ये एडवांटेजेस हैं बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो एक्चुअली में अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी भी बात करेंगे हम लोग। ये एडवांटेजेस यहां पर एक हेडिंग डालकर रखिएगा कि second law helps us to determine the direction in which energy can be transferred. Very good. It helps us to predict whether a given process or a chemical reaction can occur spontaneously. Spontaneously का मतलब है on its own, without the help of external agency. ठीक है, तो उसकी बात करता है ये. It helps us to know the equilibrium conditions of chemical reaction. Very good. It helps us to calculate the maximum fraction of heat that can be converted into work in a given process. तो तुमने तो जो भी लास्ट पॉइंट देखा था ना लिमिटेशन में, वो फोर्थ पॉइंट यहां पर है, ठीक है, कि अगर Q हीट एब्सॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो उसका कितना फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, सो ये लिख लो, अभी स्लोली स्लोली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
Done, sir, done. हेडिंग डालिएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस और इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। देखो हम लोगों ने इसका डिस्कशन पहले भी किया हुआ है थर्मोडायनेमिकली। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि जैसे सिस्टम हमने क्या लिया हुआ था बेटा, एक गैस ली हमने इनसाइड अ कंटेनर, ठीक है, पिस्टन लगा दिया हमने, मूवेबल पिस्टन जैसे आपने मान लीजिए लगा दिया यहां पर, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है इसमें कि ये एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर ले लेते हैं और ये प्रेशर ऑफ द गैस है। तो हम लोगों ने क्या बोला हुआ है कि अगर देखो प्रेशर, लेटर से आप एक्सपेंशन की बात करते हो, एक्सपैंड कर रही है गैस, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक्सपेंशन की बात करते हैं, लेटर से आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो प्रेशर ऑफ द गैस होगा, राइट। और जो अपोजिंग फोर्स है वो पी एक्सटर्नल है। ऑफ कोर्स जो पी गैस होगा वो ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल होगा, तभी तो प्रोसेस हो रहा है, तभी तो एक्सपेंशन हो रहा है। मानते हो कि नहीं बेटा? ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस है इन दोनों का वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं प्रोसेस इज हैपनिंग वेरी 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 स्लोली, ठीक है। इसको बोला जाता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन जो अपोजिंग फोर्स है। एक टर्म मैंने बोला अभी क्या, इनफाइनाइटेसिमली, ये याद रखना, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज या अपोजिंग फोर्स है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर देन द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन होगा दैट टेक्स प्लेस इनफाइनाइटेसिमली स्लोली बोलते हैं, एंड दैट वी कॉल एज रिवर्सिबल। इज माय पॉइंट क्लियर? और वर्क डन इन दिस केस विल बी मैक्सिमम, राइट। ये हमने डिस्कशन किया हुआ है कि इसमें वर्क डन मैक्सिमम होगा। अब दूसरा केस क्या हो जाएगा बेटा, when the opposing force is much smaller than the pressure of the gas। ये वाला केस कौन सा हो गया बेटा? ये रिवर्सिबल हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ प्रेशर ऑफ द गैस मच 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 ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, सडनली आपने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, तो ये जो होगा दैट वी कॉल एज इररिवर्सिबल प्रोसेस, दैट वी कॉल एज इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जितनी भी ये नेचुरल प्रोसेसेस है ना वो सब एक्चुअली, इसको स्पॉन्टेनियस भी बोलेंगे, इररिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस दोनों सेम चीज है हमारे लिए, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड भी कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लेना कि वी आर टॉकिंग अबाउट इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस और इररिवर्सिबल हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir.
आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो बेटा, अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। रिमूव कर दें बेटा? 1 मिनट सर। हम्म। आप ये चीज हाईलाइट कर देना बेटा कि नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, तुम अगर आसपास अपने देखोगे तो ये सब आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस नजर आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर सब आपको मालूम है, जो भी हो रहा है वो सब स्पॉन्टेनियस ही आपको दिख रहा है। ठीक है ना? इसके अलावा आप जो है आगे चलकर अभी जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे, आप इसको ऐसे समझो कि थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो मैंने तुम्हें आइडिया दिया ही है। व्हेन जिंक मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो जिंक बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये यहां पर कॉपर जो है आयन के फॉर्म में है, यहां पर कॉपर सॉलिड देखो मैंने लिख दिया। तो जिंक इज बेसिकली गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आगे चल के जैसे मैंने बोला ना कि अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दैट करंट वोल्टेज, तो वो हम उसमें बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो जैसे पहले दो तो ऐसे ही तुम लिख लोगे, थर्ड वाला एग्जांपल ऐसे करके लिखो कि अ पीस ऑफ जिंक when placed in contact with a solution of copper sulfate it dissolves spontaneously, ऐसे करके लिख सकते हो। a piece of zinc when placed a piece of zinc when placed in contact with a solution of copper sulfate it dissolves spontaneously and precipitating copper।
ठीक है। और ऑफ कोर्स हीट विल बी इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये हो गया। जैसे इसके अलावा मान लीजिए कोई कोई गैस है, वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाती है तो स्पॉन्टेनियसली जाती है ना, कि हाई प्रेशर रीजन पे गैस आपने रखी है, उसको अलाउ करते हो तो गैस विल एस्केप and will move from high pressure region to low pressure region spontaneously। ठीक है ना, ये भी आप जानते हो। ठीक है, इसके अलावा हीट फ्लो तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, है ना, वो भी स्पॉन्टेनियसली हम बात करते हैं। आगे चलकर हम जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात करेंगे, फिर से वही बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो आप फिजिक्स में भी पढ़कर रखें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट एट अ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल, वो भी स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड दैट नेचुरल प्रोसेसेस आर और इरिवर्सिबल। बात समझ में आई बेटा? ये हो गया। और चलो साइक्लिक प्रोसेस का तो आपको आइडिया है ही है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये आपको मैंने एक आइडिया दिया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। अब यहां पर देखो मैंने जैसे बोला था ना, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम कि जो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं एक स्टेटमेंट पे आऊंगा, उसके लिए वी नीड टू नो दिस कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये क्या है इसकी बात करते हैं हम लोग। एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा। बोला जाए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेसेस, reversible cyclic processes are merely theoretical and imaginary. Reversible cyclic processes are merely theoretical, imaginary, but it helps in deriving certain well-known relationships, and the most important one is कार्नोट साइकिल। ये एक वेल नोन साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना बेटा। नॉर्मली क्या होगा, कई बार बुक्स में या एज अ टीचर भी बिना वो पूरा आपको स्टार्टिंग से एंड तक जाए हुए सीधे एंट्रोपी का फॉर्मूला लिख देते हैं, उससे कैलकुलेशंस करा लेते हैं। तो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है वो तो आप कर लोगे, जब भी कुछ इन डेप्थ पूछेगा फिर उसमें फंस जाओगे। तो हम लोग प्रॉपर एक एक चीज कर रहे हैं कि अगर एंट्रोपी टर्म आया तो कैसे आया। जैसे तुमने देखा होगा कि मैंने सीधे सीधे आपको एंथैल्पी ऐसे नहीं लिखा दी थी, मैंने दिखाया कि देखो एक टर्म आ रहा है U प्लस PV, फिर उसको एक नाम दिया हम लोगों ने एंथैल्पी, कि भाई एक और हमने इंटरनल एनर्जी के अलावा एक और हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी जिसको हमने एंथैल्पी बोला, फिर उसको यूज करने लगे हम लोग। फिर हमने बोला कि देखो ज्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर में होते हैं, इसीलिए हमको इंटरनल एनर्जी के बजाय एंथैल्पी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग बार बार हीट ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के नाम से बुला रहे थे। क्या याद आ रही हैं चीजें? तो तुम चीजों को रिलेट कर पाओगे उस तरह से।
ठीक है। उसी तरह से यहां पर मैं डायरेक्टली केवल आपको एंट्रोपी लिख करके नहीं बताना चाहता, एंट्रोपी टर्म कैसे आया फिर उसको आप खुद भी डिराइव कर पाओगे जी, जो भी हम फॉर्मूलाज यहां करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो इसमें लिखिएगा बेटा, कार्नोट साइकिल में इसको कार्नोट इंजन भी बोलते हैं। पहला नोट लिखिएगा इसमें, it is to demonstrate what is the purpose of Carnot cycle। ये पहले नोट में मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, it is to demonstrate maximum convertibility of heat, maximum convertibility of heat to work। ठीक है, मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ हीट टू वर्क। इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस चूज किया। ठीक है, तो लिखिएगा बेटा इसमें, there is a cyclic process, there is a cyclic process where system consists of where system consists of 1 mole of the gas, ideal gas, 1 mole of an ideal gas, which is subjected to a series of 4 subjected to a series of 4 successive operations, ऐसा करके लिखो, series of 4 successive operations commonly termed as 4 strokes। साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली जो हम यहां कर रहे हैं वो 4 प्रोसेसेस से बना हुआ है। ठीक है, 4 प्रोसेसेस में लिखना बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रोक 1, मैं भी ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे ज्यादा। स्ट्रोक 1 में लिखिएगा बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ऐसे करके लिखिएगा। स्ट्रोक 1 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन। स्ट्रोक 2 में लिखिएगा बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। स्ट्रोक 3 में लिखिएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड स्ट्रोक 5 में लिखिएगा बेटा, सॉरी 4 में लिखिएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन लिख लिया बेटा? आप देखो ग्राफिकली मैं आपको दिखाता हूं। देखो एक ग्राफ बनाते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो जैसे मान लीजिए कि आप स्टेट ए में हैं और स्टेट ए से आप जाते हैं स्टेट बी में, ठीक है, और ये कैसे जा रहे हैं बेटा, आइसोथर्मल। इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है।
आप इसको मान लीजिए कि यहां पर हमने T2 टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है, T2 टेम्परेचर लिख दिया। अब इसके बाद B2C जा रहे हैं, ये B2C मान लेते हैं यहां पर। ये कैसे, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल। एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं होता, ऐसे ही समझ में आ रहा है। बात समझ में आई बेटा? ये यहां पर हमने एडियाबेटिक लिखा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है ये। अब इसके बाद हम लोग कहां पर आ रहे हैं बेटा? ये क्या हुआ? आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर ये एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया। यहां पर मान लीजिए कि ये डी है। सो A to B इज 1 स्ट्रोक 1, B to C स्ट्रोक 2, यानी प्रोसेस जो 2 है, C to D थर्ड एंड D to A फोर्थ। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। क्या बात समझ में आई? ठीक है। जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देयर व्हाट वी से बेटा कि द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली। याद रखना, हम लोग जो भी कर रहे हैं यहां पर विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड रिवर्सिबली आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2। ये नीचे वाले के लिए टेम्परेचर T1 लिख देना, कंप्रेशन के लिए, है ना। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि ये जो पहला प्रोसेस है उसमें आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो बिकॉज ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, बताइए Q, डेल्टा U और W किसके बारे में हमें इमीडिएट इंफॉर्मेशन पता है? डेल्टा U के बारे में। तो हम लोग स्ट्रोक 1 की बात करें अगर, तो डेल्टा U इमीडिएट हम लोग 0 लिख देंगे बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब बिकॉज फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, तो ये हमारा सीधे सीधे Q जो है वो माइनस W के बराबर आ गया। अब बिकॉज हमने इसको 2 करके टर्म लिखा हुआ है तो इट इज बेटर यू राइट Q2। क्या बात समझ में आई बेटा? ठीक है। और यहां इसको W2 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। सो अच्छा, वर्क डन अपने को तो मालूम है आइसोथर्मल में क्या होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रिकॉल करिए। हाँ बिल्कुल, माइनस के साथ बोलिए, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर मिस्टेक्स करोगे आप। 2.303 है हाँ, अगर आप ln में लिखोगे तो फिर आपको 2.303 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉग बेस 10 में लिखोगे तो 2.303 की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग अब बिकॉज हमने 1 मोल ले लिया है तो इनकी वैल्यू 1 कर दो। तो जहां पर आप लिख रहे थे nRT वहां लिख देंगे RT, है ना, और ln कर देंगे और V2 बाई V1 करेंगे या V1 बाई V2 करेंगे? V2 बाई V1। बस बस बस, तुम लोग बिल्कुल छा गए हो। तो ये हो जाएगा RT, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln V2 बाई V1। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो ये आपका जो पहला इसमें साइक्लिक प्रोसेस में जो पहला ऑपरेशन है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके लिए ये काम हमने किया। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा एडियाबेटिक एक्सपेंशन की। पहले वाले में तो देखो हम मानकर चल रहे थे क्या कि कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है वो फ्रॉम V1 टू V2 कर रहा है। बात समझ में आई बेटा? और फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया। अब जो स्ट्रोक 2 है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो उसमें ये चीज लिख दो कि गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V3। जब आप B से C की तरफ जा रहे हैं, जब आप B से C की तरफ जा रहे हैं तो B तक आते आते तो वॉल्यूम आपका V2 हो चुका है, राइट। फिर एक्सपेंशन कराया आपने तो आपने C पॉइंट पे वॉल्यूम कितना मान लिया? V3 मान लिया। कोई कंफ्यूजन? अब इसमें जब तुमने एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की
तो इसमें इमीडिएट हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं? क्यू के बारे में। क्यू के बारे में इमीडिएट हम लोग बोल देंगे स्ट्रोक 2 के लिए। स्ट्रोक 2 के लिए इमीडिएट हम लोग बोल देंगे Q इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W था। तो यहां पर जो आपका W होगा वो मैं लिख दूंगा माइनस डेल्टा U। क्या बात समझ में आई बेटा? ठीक है। सो आप इसको W क्या चीज? प्लस ही रहेगा सर। हाँ सॉरी, ये तो प्लस हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो ये प्लस हो जाएगा। अब बताओ डेल्टा U कितना होता है? N CV। हाँ, तो T2 माइनस T1 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, यस। या T1 माइनस T2। T1 माइनस T2। इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसमें लेकिन तुम ध्यान देना कि जो T2 है वो टेम्परेचर ज्यादा है। T2 हायर टेम्परेचर है। तो हम लोग इसमें रादर देन राइटिंग प्लस इसको कर देंगे माइनस, और यहां लिखेंगे NCV T2 माइनस T1। क्या बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये हो गया हमारा वर्क डन जो सेकंड स्टेज पे हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रोक 3 पे, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसमें स्ट्रोक 3 में भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी। जैसा स्ट्रोक 1 के लिए किया है वर्किंग स्टाइल वही रहने वाला है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इमीडिएट यहां पर हम लोग क्या कर देंगे स्ट्रोक 3 में, मैं यहीं पर लिख देता हूं। स्ट्रोक 3 में हम लोग फिर से वही डेल्टा U की वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक, और यहां पर Q इज इक्वल टू, यहां Q2 लिखा है यहां बिकॉज ये 1 T1 करके, तो इसको Q1 मान लेते हैं, चलेगा? हाँ सर। हाँ। ये हो गया। तो यहां पर अच्छा, मैंने ये W2 दो बार ऐसे लिख दिया, चेंज करना पड़ेगा ना, या कंफ्यूजन ना हो तो इसको W डैश कर देते हैं ना। ये 1 2 आप इसमें सब्सक्रिप्ट के उसमें परेशान मत हो जाना बेटा, प्रोसेस आप समझने की कोशिश करना। तो ये Q1 हम लोग यहाँ पर कर देंगे, तो डेल्टा U माइनस W यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी, है ना? अब ये 0 हो जाएगा तो सीधे यहाँ पर माइनस W बचेगा, और फिर सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे RT ln, और लिख देंगे V4 अपॉन V3। क्या बात समझ में आई? चेक कर लो बेटा, सही है कि मैंने कुछ गलत कर दिया? क्लियर है क्या? यस सर। या मिस्टेक की है? माइनस माइनस प्लस है, फाइनल अपॉन इनिशियल, V4 फाइनल वॉल्यूम है, V3 इनिशियल वॉल्यूम है C से D में, बिल्कुल सही है। अब आते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करते हैं। इसको तुम चाहे तो लिख सकते हो डबल डैश कर दो, है ना, W W डैश W डबल डैश। अब इसकी बात करते हैं। ये स्ट्रोक 4 हो गया अपना, ध्यान से देखना सब चीजों को। स्ट्रोक 4, इसमें बताइए इमीडिएट हम लोग क्या लिख देंगे? Q0 लिख देंगे। क्या क्लियर है बेटा? हाँ, Q0 हो गया, Q0 हो गया, और यहां पर Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W का फॉर्मूला, तो यहां पर W, इसमें W डैश डबल डैश ट्रिपल डैश कर देते हैं। आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डेल्टा U का वैल्यू यहां पर हम क्या लिख देंगे बेटा? NCV। अब यहां क्या आएगा? फाइनल टेम्परेचर यहां क्या है? T2 है कि T1 है? T2। T2 ये आएगा।
अब उसको प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि T2 तो वैसे भी हायर टेम्परेचर है। क्लियर है? यस सर। ये जो T2 माइनस T1 होगा ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबेटिक कंप्रेशन। इज माय पॉइंट क्लियर? यस। ठीक है। अब मैं अगर तुमसे यहां, अच्छा पहले इतना बात लिख लो। देखो मैं बताता हूं आपको ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब पढ़ने का। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई और जो वर्क हुआ वो किस रेशियो में है। आर गेटिंग माय पॉइंट? कि भाई हाँ, कि इट्स लाइक कि तुमने फी भरा और तुम्हारा रिजल्ट किस उसमें आया, है ना? कि तुमने फी भरा था कि मेरी रैंक कम से कम 100 तो आ ही जाए और रैंक आ गई 20,000। तो थोड़ा ज्यादा रियलिटी में चल, तो आइडियल सिचुएशन ये थी कि तुम मानकर चल रहे थे कि मैं 100 रैंक के लिए पैसा भर रहा हूं, मेरी 100 रैंक आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। वही चीज हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, देखना। इसको कॉपी करने के बाद नेट हीट एब्जॉर्ब्ड निकालना, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड निकालना और नेट वर्क डन निकालना, इतना काम करना है आपको। ये कॉपी कर लिया बेटा? हम्म। अब जैसा कि मैंने बोला कि आप नेट जो है जो हीट और नेट वर्क आप निकालिए। -1 आ रहा था रेशियो। क्या बेटा? 1:-1 रेशियो आ रहा। नहीं नहीं, तुम्हें रेशियो नहीं निकाल लेना है। अरे तुम ज्यादा इमोशनल हो गए, धीरे धीरे चल रहे हैं बेटा। अभी एग्जाम दिया नहीं, रिजल्ट का परसेंटेज निकाल लिया तुमने। थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं। सो पहला काम जो तुम्हें करना था वो था नेट हीट एब्जॉर्ब्ड निकालना है। तुमने अगर ध्यान से देखा होगा तो जो ए टू बी है, ए टू बी, इसमें Q2 हीट एब्जॉर्ब हुई और C2D जो प्रोसेस है उसमें Q1 हीट जो थी वो बेसिकली रिलीज्ड वाली हीट थी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है। सो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं लिखूंगा नेट हीट एब्जॉर्ब, नेट हीट एब्जॉर्ब ये क्या होगा बेटा? Q2 माइनस Q1। क्या बात समझ में आई?
Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा? RT1 log V1 RT log V2 by V1 T2 RT2 RT2 ln V2 बाई V1, ठीक है। और Q1 की वैल्यू कितनी है? RT log V4 by V3 क्या बोला था आपने? RT log V4 by V3 V4 बाई V3 या V3 बाई V4? V4 by V3 वेरी गुड। अच्छा, बड़ा वॉल्यूम कौन है, V3 या V4? V3 V3। तो अगर हम उसको इस टर्म को पॉजिटिव लिखना चाहते हैं और केवल हम ये दिखाना चाहते हैं कि रिलीज्ड वाले वे में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट ना। हम न्यूमरेटर को बड़ा लिखना चाहते हैं। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, है ना। सो ये हमारे पास आ गया जो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड है। अब इसी तरह से यहां पर लिख देंगे नेट वर्क डन, नेट वर्क डन। अब हमारे पास ये W, W डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, यही तो है। क्या क्या वैल्यूज हैं देखो बेटा। सर वो दो वैल्यू तो कटी होगी। क्या बेटा? दो वैल्यूज कट हो गई। हाँ तो इसमें केवल तुम्हारा क्या बचा? RT2 V2 अपॉन V1, एम आई करेक्ट? यस या कुछ गलत हो गया? सही है सर, सही है, बस नॉन और क्या आएगा? RT1 log V4 by V3 हाँ, RT1 ln V। अब इसको तुम फिर से वैसे ही V3 बाई V4 कर दो, राइट ना। सर वो माइनस किए ना सर, वो भी माइनस किए थे, वो पहले वाला RT2 log V2 by V1। कहां पर बेटा? सर दोनों के पहले माइनस साइन चाहिए। दोनों के पहले माइनस साइन। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हम लोग लिख रहे थे, हाँ माइनस RT2 log V2 by V1 माइनस RT1 हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो भी कर लेंगे। अच्छा, अब जरा इसका पहली बात है कि ये जो आपने लिखा यहां पर, इसमें V2 V1 V3 V4, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं? बोलो। जैसे कि आपने एडियाबेटिक प्रोसेस यहां से यहां किया, बात समझने की कोशिश करना बेटा, यहां से यहां गया एडियाबेटिक प्रोसेस B2C, ठीक है। तो वॉल्यूम V2 से V3 गए, मेरी बात समझ में आई? है ना। V2 से V3 गए, तो हम लोग यहां पर ये लगा सकते हैं ना बेटा, T2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू T1 V3 टू द पावर गामा, या गामा -1, राइट ना। तो हम लोग यहां से T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई या V3 बाई V2 टू द पावर गामा -1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको D2A पूछूं, तो भी तो हम लोग यही काम कर सकते हैं। T1 V4 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V1 टू द पावर गामा -1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। तो यहां से भी अगर मैं T2 बाई T1 निकालू, तो मैं V4 अपॉन V1 टू द पावर गामा -1 लिख सकता हूं। हाँ सर। यहां से अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या V2 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V4 है, क्या बोल सकते हैं? यस है ना। तो हम लोग यहां क्लियरली लिख सकते हैं
V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। ध्यान से चीजों को देखो। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख करके एक हमें फायदा हो जाएगा क्या, कि हम लोग ln V2 बाई V1 जो कि V3 बाई V4 के बराबर है उसको कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आई? तो हमारे जैसे वर्क का ही एक्सप्रेशन ले लो, तो उसमें फिर क्या बचेगा, आर माइनस को 2 मिनट के लिए हटा दो, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर लें, क्योंकि हम ऐसे टर्म्स लिख रहे हैं ना, वर्क डन करके या फिर हम हीट एब्जॉर्ब करके, और भी माइनस पे डील कर लेंगे, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर लें अगर, तो तुम्हारा जो वर्क डन हो जाएगा उसमें ln V2 बाई V1 कॉमन हो गया, और फिर एक तो R भी कॉमन है, और T2 माइनस T1 ब्रैकेट में बचेगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से नेट एब्जॉर्ब्ड हीट में भी तुम लोग लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो हम लोग इसको लिख देंगे RT2 माइनस T1 ln V2 बाई V1। खो मत जाना बेटा, आप ध्यान देना कि कहां पर क्या चीज लिखी है मैंने। और यहां पर भी लिख देंगे हम लोग RT2 माइनस T1 ln V2 बाई V1। क्लियर है बेटा? ठीक है, वो हीट एब्जॉर्ब्ड है, अगर आप यहां पर वर्क डन तो इसको माइनस W कर लो। बात समझ में आई? तो तुम्हारा प्लस माइनस वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? सर वो सर समझ नहीं आ रहा सर, वो साइन का ही कंफ्यूजन हो रहा उधर कहां सर। पर? ये हटा दें, ये हटा दें कि नहीं हटा दें, ये बोलो। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। ये तो क्यों, अरे यार इसका भी 1 मिनट भी लेट ही बोलता है। क्या चीज समझ में, ये चीज समझ में नहीं आई क्या जो कॉमन ले लिया मैंने? समझ गया। ये तो खाली अभी तो प्रूव किया ना, V3 अपॉन V4 V2 अपॉन V1 के बराबर है, तो इसको कॉमन ले लिया V2 बाई V1 करके, तो अंदर क्या बचा, T2 माइनस T1 ही तो दिख रहा है। उधर भी यही चीज कर दी हमने, और ज्यादा कुछ नहीं किया। केवल प्लस माइनस का जो कंफ्यूजन था उसको दूर करने के लिए आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ माइनस माइनस डाल दो, आप ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, राइट ना, इस तरह से डाल दो और बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर है? तो हमको कहीं और माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आंसर ऐसे ही हो जाएगा। देखो, ऑब्जेक्टिव ये दिखाना था कि जो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड तुम्हारी आई है, ध्यान से देखो, ये जो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड आई है वो नेट वर्क डन के बराबर निकल गई। क्या बात समझ में आई? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। Have you copied everything? Yes sir. यस बोला ना? ओके, नाउ एक नोट लिखो, जो हमने अभी कंक्लूड किया है उसी को मैं लिखाऊंगा, लिखिएगा बेटा।
from the above discussion we can say, from the above discussion we can say the essential condition for a cyclic process, is that the net work done is equal to net heat absorbed. The net work done is equal to net heat absorbed. क्लियर है बेटा? अब आप मेरे को ये बताओ, देखो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो हायर टेम्परेचर पे जो Q2 हीट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड वो कितनी है? RT2 ln V2 by V1, am I correct? ठीक है, अब इतनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सिस्टम वर्क कितना करता है? नेट वर्क डन बताओ। दैट इज NR T2, या मैं NQ लगा रहा हूं सीधे, R T2 माइनस T1 ln V2 by V1, am I correct? ध्यान से देखो, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा ये W जो कि नेटवर्क है और जो Q2 हीट एब्जॉर्ब की थी हायर टेम्परेचर T2 पे, उनके बीच में रिलेशन निकालो, तो तुम क्या ये चीज कर पाओगे? W इज इक्वल टू Q2 T2 माइनस T1 अपॉन T2। ध्यान से देखो बेटा, T2 वो टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर जिसपे Q2 हीट एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया। क्या ये रिलेशन सही है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, अगर ये रिलेशन सही है तो एक तो हम लोग ये बोल सकते हैं बेटा कि T2 माइनस T1 अपॉन T2 ये तो डेफिनेटली लेस देन 1 होगा। ध्यान से देखो, हाँ सर, हाँ सर। ये अगर लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो W होगा वो लेस देन Q2 होगा। क्या बात समझ में आई? यानी कि एक कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वर्क डन इज लेस देन द हीट एब्जॉर्ब एट हायर टेम्परेचर T2। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब है कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई है T2 टेम्परेचर पे, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ और बाकी जो पार्ट था वो Q1 जो हीट है ना, उस फॉर्म में तुमने सराउंडिंग को दे दी एट लोअर टेम्परेचर T1। क्या बात समझ में आई? इतना समझ में आया ना? ये जो मैंने आपको बोला ना कि जो हायर टेम्परेचर पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ पार्ट लोअर टेम्परेचर पे वो सराउंडिंग को रिलीज करेगा हीट। ठीक है, ये जो है ना, ये चीज एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बोली जाती है, एंड दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है?
हाँ, तो ये पहले लिख लो और उसके बाद हम वो स्टेटमेंट पे आते हैं, उसको केल्विन स्टेटमेंट बोला जाता। हाँ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने बोला आपको कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो डिफरेंट वेज में, ठीक है, बोला जाता है, जिसमें से एक हम इस तरह से बात करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट करके। आई एम गिविंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, जितना ए टू जेड पॉसिबल है सब मैं आपको लिखा रहा हूं। आई होप अगर एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको तो आप उनको डील कर पाएंगे। ये कॉपी कर लिया हो तो पहले मैं एक नोट लिखाऊंगा, फिर उस स्टेटमेंट में आऊंगा। आर यू रेडी? यस सर। चलो लिखो बेटा, फ्रॉम दी अबव डिस्कशन। देखो ये लिखना जरूरी है, फ्रॉम दी अबव डिस्कशन, ताकि तुमको ये ना लगे कि मैंने कुछ नया सा लिखा दिया है, ठीक है, बाद में एनालाइज कर पाओ। फ्रॉम दी अबव डिस्कशन वी कैन से work done, from the above discussion we can say work done is less than the heat absorbed, at higher temperature. This means that only a part of the heat absorbed, only a part of the heat absorbed, only a part of the heat absorbed by the system at higher temperature T2, by the system at higher temperature T2 is transferred, या इसको लिख सकते हो is transformed, that is better word, is transformed into work, is transformed into work. The rest of the heat, that is Q1, the rest of the heat, that is Q1, is transferred या given out by the system, ऐसे भी लिख सकते हो, given out by the system to the surroundings, when it is at a lower temperature T1, when it is at a lower temperature T1. लिख लिया बेटा? यस। चलो अब वो स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जिसको हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। इसको लिखो बेटा, हेडिंग डालो। तो कई बार बेटा बुक्स में ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखा हुआ, बस ऐसे ही दे देते हैं तुम्हें।
चलो लिखो बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू यूज अ साइक्लिक प्रोसेस, it is impossible to use a cyclic process to extract heat from a reservoir and to convert it into work. Convert it into work without transferring at the same time a certain amount of heat from a hotter to a colder part of the body. From a hotter to a colder part of the body. ये कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा बुक्स में कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन which works in a cyclic process and whose only result is to take heat from a body at a single temperature and convert it completely into mechanical work. ऐसा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है कि आप कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उसको पूरा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। क्या बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक जैसे W आपने ऑलरेडी लिख लिया है ना, Q2 जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो भी तो लिख ली है। अब यहां पर अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, मान लीजिए कि आप हीट इंजन डिजाइन करते हो, एफिशिएंसी की बात करते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो, इसको ईटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर W/Q2। क्या बात समझ में आई? राइट? अच्छा, W/Q2 अब क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? T2 माइनस T1/T2, यानी कि जो ये एफिशिएंसी होगी दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। क्लियर है बेटा? आप इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, Q2 माइनस Q1/T2 या Q2, है ना? देखो लिख लिया बेटा ये? अब ये जो सामने मैंने तुम्हें रिलेशन दिखाया
इसी के बेसिस पे हम बात करते हैं। ये तो मैंने देखो अभी दिखा दिया तुम्हें वैसे एफिशिएंसी। यहां पर लिख लेना बेटा, कार्नोट्स थ्योरम क्या है। जो आपने अभी किया ना उसी को बेटा हम थ्योरम बोलते हैं, और कुछ नहीं है उसमें। लिखिएगा इसमें, द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन working reversibly, working reversibly depends only on the temperature of the source, depends only on the temperature of the source, depends only on the temperature of the source and the sink, जो हायर टेम्परेचर है और जो लोअर टेम्परेचर है, सोर्स एंड द सिंक, SINK। लिख लिया बेटा। सामने अभी जो हमने डिफाइन किया ना, ईटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, तो वो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर की ही तो बात कर, इनिशियल यानी जो सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर उसकी बात कर रहे हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो हमने किया है हम बस उसी को लिख रहे हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। पेशेंस के साथ उसको देखिएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। It is independent of the nature of the substance or substances used. लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब इसी को हम फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं कि कोई भी मशीन हो, अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है तो एफिशिएंसी सेम हो जाएगी। ठीक है, लिखिएगा, ऑल पीरियोडिक मशीन्स, ऑल पीरियोडिक मशीन्स वर्किंग रिवर्सिबली, all periodic machines working reversibly between same two temperatures, between same two temperatures, between same two temperatures have the same efficiency, have the same efficiency। अभी हम लोगों ने लिखा हुआ था बेटा, है ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एफिशिएंसी हमने दिखाई T2 माइनस T1 अपॉन T2, तो अगर सोर्स और सिंक जो टेम्परेचर है वो सेम रखेंगे, ठीक है, अलग अलग जो मशीन्स हैं तो उनकी एफिशिएंसी सेम होगी। दिस स्टेटमेंट इज कॉमनली नोन एज कार्नोट्स थ्योरम। कोई कंफ्यूजन बेटा? No, sir. सर फिर वो अगर टेम्परेचर सेम हुआ तो सर वो जीरो हो जाएगा ना? क्या हो जाए? अरे नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, ये टेम्परेचर सेम नहीं है। अरे पगलू बच्चा है ये जब तुम कर रहे हो, ये T2 और ये T1 यही थे ना, ये अलग अलग मशीन्स में सेम ही रखे, तो मशीन्स की एफिशिएंसी क्या होगी? हर बार T2 माइनस T1 अपॉन T2, T2 माइनस T1 अपॉन T2। नहीं समझे? समझा। हाँ, ये है। एक क्वेश्चन लिखो, फिर ब्रेक लेना, और उसके बाद हम लोग एंट्रोपी टर्म कैसे आया उसको इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। ठीक है, लिखिएगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इंजन, calculate the maximum efficiency of an engine operating between
ऑपरेटिंग बिटवीन 110 डिग्री सेल्सियस and 25 degree Celsius. Operating between 110 degree Celsius and 25 degree Celsius. Get the answer quick. आ गया बेटा? कितना आया? 85 by 383. अरे तो वैल्यू निकालेगा कि नहीं? 0.2. अच्छा, ये परसेंटेज एफिशिएंसी अगर निकालना हो, कभी ऐसा दिया होगा तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देना। हाँ हाँ, तो इसमें 0.22 लिख दो या 22% लिख दो, ठीक है? चलो, तो अभी आप लोग एक ब्रेक ले लो और इसके बाद हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी बात इतनी देर से हम लोग कर रहे थे, वो टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट इज एंट्रोपी। ठीक है? Yes, sir.